Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. अरिस्टोटल के लेसन्स चल रहे हैं और अरिस्टोटल की पोएटिक्स का इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं. आज हमारा क्वेश्चन है अरिस्टोटल्स डिफेंस ऑफ पोइट्री. इन्होंने जो पोइट्री के डिफेंस के लिए जवाबात दिए अपने उस्ताद को, अपने ट्यूटर को, आज हम उनका डिफेंस देखते हैं, उनका आंसर देखते हैं कि किस तरह इन्होंने पोइट्री को डिफेंस करके जवाबात दिए उन्हें. अरिस्टोटल की जो पोइटिक्स 26 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है और इसमें 7 बिग टॉपिक्स जो हैं उनको डिवाइड किया गया है डिफरेंट चैप्टर्स को कंबाइन करके. अरिस्टोटल वाज बोर्न इन 384 BC, बिफोर क्राइस्ट ये पैदा हुए थे. ही वाज सेंट टू स्टडी एट प्लेटोस एकेडमी इन एथेंस. एथेंस में प्लेटो की एकेडमी में उन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया, जो कि उस वक्त था द हार्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड एट दैट टाइम. उस टाइम वो तालीम का मरकज़, दानश्वरी का हार्ट समझा जाता था, मरकज़ समझा जाता था. अरिस्टोटल रिमेन्ड एट द एकेडमी फॉर 20 years. 20 साल तक वो यहीं रहे. अनटिल प्लेटोस डेथ, यहाँ तक कि उनके उस्ताद प्लेटो की डेथ हो गई. प्लेटो जो अफलातून बे है, अफलातून के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं, उनकी वफ़ात तक ये वहीं रहे. आल्दो ही वाज द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट ऑफ प्लेटो. अगरचे वो बड़े माने हुए शागिर्द तो थे उनके, बट ही कुड नॉट सक्सीड प्लेटोस एज द हेड ऑफ द एकेडमी. लेकिन वो हेड ऑफ द एकेडमी नहीं बन पाए थे और इसी वजह से उन्होंने अपने टीचर को जवाब में ये किताब लिखी, लेकिन बड़े मुअद्दबाना अंदाज में इन्होंने ये जवाबात दिए हैं. इन्होंने जो 7 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजेडी के बताए थे वो हम इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं. फिर इसके बाद इन्होंने हमें कंपोनेंट्स बताए, कंपोनेंट पार्ट्स बताए जो ट्रेजेडी के लिए बहुत ज़रूरी थे. करेक्टरिस्टिक्स जो ट्रेजेडी के थे, मिमेटिक थी, सीरियस होती है ट्रेजेडी, फुल स्टोरी पे मुश्तमिल होती है अप्रोप्रिएट लेंथ के साथ, और रिदम और हारमोनी होती है. फिर रिदम और हारमोनी के जो कम्बिनेशंस होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं. इसके साथ साथ ट्रेजेडी को परफॉर्म्ड किया जाता है, नरेटेड नहीं होती है, और ये क्या रोज़ करती है फीलिंग हमारी, पिटी एंड फियर, एडिड कैथारसिस के ज़रिए ये सारी फीलिंग करती है. ये करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें याद करने हैं. और कंपोनेंट जो है वो हमारे हैं ऑलमोस्ट 7 करेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए हैं. और ये कंपोनेंट्स पार्ट्स जो हैं, एक प्लॉट है, नंबर 2 करेक्टर, नंबर 3 थॉट, नंबर 4 डिक्शन, नंबर 5 मेलोडी और नंबर 6 स्पेक्टिकल. ये हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में. आप इंट्रोडक्शन का वीडियो जाकर देख सकते हैं और प्ले सेट में भी मैं उसे डाल दूंगी. और इसके बाद आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं अरिस्टोटल का डिफेंस फॉर पोइट्री, डिफेंस ऑफ पोइट्री, ये देखते हैं क्वेश्चन हमारा और इसको समझते हैं. डिस्क्राइब द अरिस्टोटल्स डिफेंस ऑफ पोइट्री. क्वेश्चन इस तरह से है कि उनके दिफा जो किया है, उन्होंने पोइट्री का जो दिफा किया है अरस्तु ने, वो बताएं. अरिस्टोटल वाज द ग्रेट डिसिपल ऑफ प्लेटो. प्लेटो के बहुत अजीम और बहुत बड़े मुरीद भी थे. मुरीद कह लें, शागिर्द कह लें, उस ज़माने में जो भी कहा जाता था इनको, ये शागिर्द, मुरीद, डिस्पाइल के ये मतलब होता है. ही टुक अप द चैलेंज ऑफ प्लेटो टू शो दैट पोइट्री इज़ नॉट ओनली प्लेजेंट बट ऑल्सो यूजफुल फॉर मैन एंड सोसाइटी. उन्होंने प्लेटो की ये ललकार ली जो उन्होंने शायरी के बारे में दिखाई थी कि शायरी जो है वो किसी काम की नहीं है, लेकिन प्लेटो के जवाब में अरिस्टोटल ने इस चैलेंज को, इस ललकार को इस तरह से लिया कि उसने बताया कि पोइट्री ना तो सिर्फ पसंदीदगी और खुशगवारी का ज़रिया है बट बहुत मुफीद है माशरे और इंसान के लिए. दो अरिस्टोटल नेवर डायरेक्टली रेफर्स टू प्लेटो. उन्होंने सीधा रेफर अपने उस्ताद का हवाला नहीं दिया है अपनी बुक में.
yet much of the poetics, लेकिन बहुत ज़्यादा जो poetics है is a covert reply, एक पोशीदा जवाब है। इस covert reply को आपने स्ट्रेस देना है कि मुअद्दिबाना तौर पर उन्होंने उसे जवाब दिया है टू प्लेटो, अपने उस्ताद को, जहाँ पर उन्होंने 20 साल जिनके ज़ेरे साया तालीम हासिल की थी। covert reply किया है, डायरेक्ट रिप्लाई नहीं किया, इनडायरेक्ट जवाब दिया है। The poetic is a systematic exposition। अब ये systematic क्या होता है? मरहलावार या मुनज़्ज़म तरीके से क्या करती है? exposition करती है, तशरीह करती है of the theory, उस नज़रिए की, and practice of poetry, किस नज़रिए की? जिसमें पोइट्री की अमली और नज़रियाती तौर पर बताई गई है तारीफ़ अरिस्टोटल ने उसकी मरहलावार तशरीह की है। अरिस्टो ने जो बताई थी, प्लेटो ने जो बताई थी, अरिस्टोटल ने उसका जवाब दिया है। इन दिस कंसर्न, इसी सिलसिले में अरिस्टोटल इम्पार्ट्स, वो जाहिर करते हैं न्यू मीनिंग्स, वो जाहिर करते हैं नए मतलब एंड सिग्निफिकेंस और अहमियत टू प्लेटोज कॉन्सेप्ट, प्लेटो के नज़रियात की अहमियत और उनके नए मानी इम्पार्ट्स करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। अब नीचे वो तरतीब से बता रहे हैं उनके मीनिंग और फिर इनकी जो अपने टीचर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में न्यू मीनिंग्स है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं। प्लेटो सेट आउट, वो तरतीब देते हैं और शुरू करते हैं टू रीऑर्गेनाइज ह्यूमन लाइफ। प्लेटो का क्या काम है? उन्होंने तरतीब दी है कि ह्यूमन लाइफ की तंजीमें न हो, इंसानी ज़िंदगी की तंजीमें न होनी चाहिए। वाइल अरिस्टोटल सेट आउट टू रीऑर्गेनाइज ह्यूमन नॉलेज, लेकिन अरिस्टोटल ने कहा ह्यूमन ज़िंदगी की नहीं, उसकी तालीम की, उसकी समझ बूझ की, उसकी नॉलेज की, इसकी तंजीमें न होनी चाहिए, इसको नए तरीके से तंजीम देना जाना चाहिए। प्लेटो वाज अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट while Aristotle was a realist। अब वो क्या थे? वो प्लेटो जो है वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, यानी मावराई और मौजूई नज़रिए पर यकीन रखते हैं, लेकिन अरिस्टोटल हकीकत पसंदी पर यकीन रखते हैं। उनका ये नज़रिया है, दोनों के नज़रियात एक दूसरे से डिफरेंट हैं। प्लेटो वाज एन आइडियलिस्ट, वो तो एक ख्याल पसंद था। प्लेटो जो उनका टीचर था, ट्यूटर था, ही बिलीव्ड, उनको यकीन था दैट द फिनोमिनल वर्ल्ड, ये जो फिनोमिनल वर्ल्ड है, दुनिया गैर मामूली है, बट द वर्ल्ड फिनोमिनल इज़, दुनिया गैर मामूली है, बट एन ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द आइडियल वर्ल्ड, लेकिन ये क्या किया गया है? ये ठोस शक्ल में पेश किया गया है, एक ख्याली दुनिया को ठोस शक्ल में पेश करके ये गैर मामूली दुनिया बनाई गई है। द वर्ल्ड इज़ आइडियल, द वर्ल्ड, ये जो दुनिया है, ऑफ आइडियाज़, ख्यालात की दुनिया, इज़ रियल, वो ही सच है, ख्यालात की दुनिया हकीकत है और ये दुनिया ख्यालात की दुनिया की कॉपी है। द फिनोमिनल वर्ल्ड इज़ बट अ शैडो ऑफ दिस आइडियल रियलिटी, और ये जो गैर मामूली सी दुनिया है, ये जिस दुनिया में अब हम रह रहे हैं, ये क्या है? एक साया है उस ख्याली हकीकत का, ये एक अक्स है, ख्याल कहीं और है और ये जस्ट एक अक्स है। इट इज़ देयरफॉर फ्लीटिंग एंड अनरियल, इसीलिए ये आर्जी और गैर हकीकी है, ये इनकी थ्योरी है। आगे अरिस्टोटल ने क्या कहा? ऑन द अदर हैंड्स, वो कहते हैं बिलीव्ड इन द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द सेंसेस, वो इस दुनिया के एहसास की हकीकत पर यकीन रखते हैं। वो कहते हैं दुनिया में ही हकीकत है, दुनिया हकीकी है, कोई इमिटेशन नहीं और कोई ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है, ठोस चीज़ की नकल नहीं पेश की गई है।
ही थिंक्स, वो सोचते हैं, दैट दिस वर्ल्ड इज़ द रियल वर्ल्ड, कि ये दुनिया ही हकीकी दुनिया है। thus Aristotle moves from the real to the ideal, लिहाजा अरिस्टोटल जाते हैं हकीकत से ख़याल की तरफ और वो आते हैं ख़याल से एक और ख़याल की तरफ, आइडियल रियलिटी की तरफ। इनका ये डिफरेंस है। फ्रॉम द पार्टिकुलर टू जनरल, वो जाते हैं ख़ास से आम की तरफ। हिज मेथड आर इंडक्टिव, इनके जो तरीक़ाकार हैं वो तरतीबवार हैं, तरतीब से चल रहे हैं। इन दिस रिस्पेक्ट, इसी मामले में, ही स्टैंड्स एट द अपोजिट पोल फ्रॉम प्लेटो, इसी तरह के मामलात में वो एक डिफरेंट पोल, डिफरेंट सुतून, डिफरेंट खंबे की तरह खड़े हैं प्लेटो से, यानी एक मशरिक़ की तरफ है तो एक मगरिब की तरफ है। ये इनके डिफरेंट पोल्स हैं। प्लेटोस लैंग्वेज, जो प्लेटो ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है इन द रिपब्लिक में, इस पोइटिक शायराना तौर पर लिखा है, यानी उन्होंने शायरी की ज़ुबान इस्तेमाल की है। एंड चार्मिंग, जो कि बड़ी खूबसूरत है। वेयर एज, जब के एरिस्टोटल्स लैंग्वेज इन पोइटिक्स इज़ डॉगमेटिक, और इनकी ज़ुबान कौन सी है? असूली अक़ीदे वाली ज़बान है, टेलीग्राफिक है। टेलीग्राफिक में होता है कि बेहद मुख्तसर जो है ज़बान इस्तेमाल करना, लंबे लंबे कलाम पे नहीं नापना। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ प्राइवेट, ये एक ज़ाती ज़ुबान है, पर पर्सनल नोट्स हैं, ये उनके अपने ज़ाती नोट्स हैं, ज़ाती लिखी हुई बातें हैं, निजी बातें हैं। ऑफ एन इंटेलिजेंट टीचर, एक सही उस्ताद के बारे में। रैदर दैन अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये कोई मुकम्मल पेशकश नहीं है, जस्ट उनके अपने लिखे हुए नोट्स हैं, ज़ाती नोट्स हैं जो मुख्तसर लिखे गए हैं। अरिस्टोटल मेक्स फुल यूज़ ऑफ द टर्मिनोलॉजी, उन्होंने टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया है। टर्मिनोलॉजी होती है किसी मज़मून को पढ़ने में इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान, इस्तिलाहात जैसे कहते हैं, इनका उन्होंने इस्तेमाल किया है। एंड डॉक्टराइन ऑफ प्लेटो, और प्लेटो के नज़रियात को भी यूज़ किया है, उसको भी इस्तेमाल किया है। ही फर्दर डिवेल्प्स, वो फ़रोग देते हैं, और रिप्यूट्स मशहूर करते हैं, देम उनको, अपने उस्ताद के नज़रियात को नई इस्तिलाहात में डालकर वो इसे मशहूर करते हैं और फ़रोग देते हैं। एंड डिवेल्प्स थ्योरीज ऑफ हिज ओन, और अपने आप ही इन नज़रियात को फ़रोग देते हैं। ऑन द बेसिस, उन बुनियादों पर प्रोवाइडेड इन देम, जो कि उससे मुहैया की गई थी। बेसिस, उन्हीं बेसिस को बुनियाद बनाकर वो इनके जवाबात लिखते हैं। प्लेटो वाज अ मोर एंड ओरिजिनल जीनियस, इसमें कोई शक नहीं, प्लेटो बहुत ज़हीन और अक्लमंद शख्स थे। अरिस्टोटल मोर कम्प्रिहेंसिव, और अरिस्टोटल बहुत जामिया, हर पहलू से वसी शख्स। एंड सिस्टमेटिक जीनियस, और बड़े तरतीबवार दानिशमंद की हैसियत से बात करने वाले अरिस्टोटल हैं। दोनों ही अक्लमंद है, दोनों ही दानिशमंद है, दोनों ही जीनियस हैं, लेकिन एक जीनियस किस मामले है, वो हकीकी जीनियस, और दूसरा आ जाता है बड़ी समझदारी से, तरतीबदारी से बात करने वाला जीनियस है। प्लेटो वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड इमिटेशन, प्लेटो वो पहला शख्स है जिसने लफ्ज़ इमिटेशन को इस्तेमाल किया इन कनेक्शन विद पोइट्री, शायरी के साथ राब्ते में। इमिटेशन का लफ्ज़ प्लेटो ने पहले यूज़ किया था। अरिस्टोटल टुक द वर्ड फ्रॉम हिज मास्टर, उसने अपने मास्टर से ही ये लफ्ज़ लिया। बट ही ब्रीथड इन अ न्यू लाइफ, लेकिन उसमें नई ज़िंदगी फूंक दी, एंड सोल इनटू इट, तो नई रूह डाल दी, नई रूह और ज़िंदगी फूंक दी उन्होंने इसमें, उसे जानदाराना तरीके से पेश किया कि नई रूह फूंक दी। प्लेटो कंसिडर्ड इमिटेशंस merely, प्लेटो क्या समझता है कि ये जो नकल है, तलकीद है, महज एज मिमिक्री और आ सर्वाइल कॉपी ऑफ नेचर, और नेचर की ग़ुलामाना सर्वाइल और मिमिक्री होती है, किसी की दोबारा नकल करना उसी तरीके से। वो समझते हैं कि ये कुदरत की एक ग़ुलामाना कॉपी है, और ये इस तरह से बनाई गई है कि सेम टू सेम मिमिक्री की जा रही है। बट अरिस्टोटल इंटरप्रेटेड इट, लेकिन उसने इसकी किस तरह से तशरीह की, उसने इसका किस तरह से जवाब दिया, एज अ क्रिएटिव प्रोसेस। उन्होंने कहा ये तो तहलीकी अमल है। ही सेज दैट, ही सेज, वो सेकंड पेज पर हम आ चुके हैं, सेकंड पेज का हमारा फर्स्ट पैराग्राफ चल रहा है। ही सेज,
इसमें इमिटेशन की जो हम बात कर चुके हैं, इमिटेशन जो पोइट्री के साथ रब्ता है। फिर एरिस्टोटल की बुक में उन्होंने अपने मास्टर को जो जवाब दिए हैं, उन्होंने शायरी में नई रूह फूंकी है। इसके बाद प्लेटो जो समझते हैं कि शायरी जो है वो नेचर की, कुदरत की गुलामाना और मिमिक्री है, एक नकल है, तलक़ीद है, जबकि एरिस्टोटल कहते हैं कि ये एक तख्लीकी प्रोसेस है। पैराग्राफ के थर्ड लाइन, लास्ट से थर्ड लाइन है, ही सेज दैट पोइट वाइल इमिटेटिंग रियलिटी, वो कहते हैं ठीक है शायर जो है वो रियलिटी को ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू, वो क्या कर रहा है कि शायर ये जो नकल है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसमें, इनटू समथिंग न्यू। ठीक है ये नकल है। अरिस्टोटल का कहना है कि अगर ये नकल है तो वो इस नकल को भी तो किसी नई चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तब्दील कर रहा है, एंड मच हायर, और एक अच्छे दर्जे से तब्दील कर रहा है। सेम टू सेम तो वही होते हैं ना कि जब सेम टू सेम फ़ोटो कापी हो तो वही नकल कहलाती है, लेकिन ये तो नकल नहीं है। अगर कोई चीज़ बनी हुई है, कोई करैक्टर बना है, तो उस करैक्टर को नई जाम दे दी, नए डायलॉग्स दे दिए, नई सिचुएशन दे दी, तो वो एक नई चीज़ बन गई। Reality transforms it into something new and much higher. So he brought the emotions within the range of imitation. लिहाजा वो लाया जज्बात को किसमें, सिलसिले के साथ, नकल में। उन्होंने इसमें सिलसिलावार जज्बात को इसमें डाल दिया। ये जो हमने बात की थी कि ट्रेजेडी के जो उन्होंने करैक्टरिस्टिक्स बताए और फिर कंपोनेंट पार्ट्स बताए, इसमें उन्होंने जज्बात को सिलसिलावार तरीके से डाला। प्लेटो कंपेयर पोइट्री टू पेंटिंग। प्लेटो कहते हैं कि शायरी जो है वो पेंटिंग है, तस्वीर बनाना, तस्वीर में रंग भरना, ये है शायरी। शायरी और कुछ नहीं है। लेकिन एरिस्टोटल कंपेयर्ड इट टू म्यूज़िक। एरिस्टोटल ने उसको किसके साथ कंपेयर किया है, म्यूज़िक के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा एंड रिदम, और उन्होंने रिदम के साथ इसको कंपेयर किया। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के मुताबिक पोइट्री इमिटेट्स ओनली सरफेस अपीयरेंसेस, ज़ाहरी सतह ही शो करती है, उसकी नकल करती है प्लेटो के मुताबिक, लाइक पेंटर। लेकिन पेंटर ने जैसे बनाया है, एक ज़ाहरी सी पिक्चर बना दी है, सो यही शो करती है शायरी। लेकिन एरिस्टोटल क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, पोइट्री imitates not only the external but also internal emotions and experiences like a musician. म्यूजिशियन क्या करता है, नई चीज़ें बनाता है, नई धुनें बनाता है और अंदरूनी जज्बात को शो करता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये ना तो बैरूनी बल्कि अंदरूनी जज्बात और तजर्बात को भी ज़ाहिर करती है, एक म्यूज़िशियन की तरह, एक मौसीकार की तरह। पेंटिंग तो ठीक है, उसने कलर भर दिए, एक पेंटिंग कर दी, वो एक बेजान सी चीज़ रखती, लेकिन म्यूज़िशियन तो उसके अंदर एक नई रूह फूंक देता है, मौसीकी डाल देता है और उसके अंदर रिदम और हारमोनी डाल देता है। और रिदम और हारमोनी जब डिफरेंट कम्बिनेशंस के साथ डिफरेंट पार्ट ऑफ ट्रेजेडी में ऑकर्स होते हैं तो वो पब्लिक को मज़ीद अपनी तरफ खींचते हैं। आगे प्लेटो क्या कहते हैं, इन प्लेटोज व्यूज़, इनके ख्याल में पोइट्री प्रेजेंट्स अ कॉपी ऑफ नेचर एज इट इज़, कि जनाब शायरी सेम टू सेम नेचर की नकल करके हमारे सामने पेश कर दी जाती है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, पोइट्री में इमिटेट्स, ठीक है करती है नकल, मैन इंसानों की, एज दे आर, जैसे वो हैं। इट मे आल्सो इमिटेट देम ईदर बेटर और वर्स, और ये इनको बुरा और बहुत अच्छा भी बनाकर पेश करती है। उसी को उन्होंने आगे किया कि ठीक है आप कहते हैं नकल है तो नकल होगी, लेकिन ये उस नकल में भी क्या तब्दीली है कि इसमें बहुत बेहतरीन और बहुत बुरी किस्म की तब्दीली हो सकती है। किसी करैक्टर को अगर पेश किया जाता है तो उस करैक्टर की अच्छाइयाँ दिखा दी जाती हैं, उसकी बुराइयाँ दिखा दी जाती हैं, तो वो तब्दीली हो जाती है। वो सेम करैक्टर वैसा तो हमारे सामने नहीं आया, हर करैक्टर एक नए ढंग से आया है। पोइट्री इज़ नॉट कंसर्न्ड सो मच विद व्हाट इज़, पोइट्री का ये ताल्लुक़ नहीं है कि वो कहे कि जनाब क्या है, बट विद, लेकिन किसके साथ है, व्हाट ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए। पोइट्री गिव्स अस एन आइडियलाइज्ड वर्जन, वो एक हमें मिसाली शक्ल, मिसाली तर्जमा, मिसाली तब्दीली पेश करती है ऑफ रियलिटी, रियलिटी की। शायरी में हमें एक मिसाली तर्जमा, तब्दीली शक्ल पेश की जाती है हकीकत की।
Thus both Plato and Aristotle, ये दोनों जो हैं अफलातून एंड अरिस्टो डिफर वाइडली बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं इन देयर व्यूज़, अपने व्यूज़ में ऑन पोइटिक ट्रुथ के मामले में अपने व्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जो कि शायराना सच्चाइयाँ होती हैं कि उनके जो व्यूज़ हमें पता लगे, इनके व्यूज़ पता लगे, हर एक के डिफरेंट व्यूज़ हैं शायराना सच्चाई के बारे में। प्लेटो कंडेम्ड पोइट्री ऑन मॉरल, वो कहते हैं जनाब इसकी मजम्मत होनी चाहिए क्योंकि ये अहलाकी नहीं होती, इंटेलेक्चुअल दानिशवाराना नहीं होती, एंड इमोशनल ग्राउंड्स और किसी जज्बाती लेवल की नहीं होती शायरी। अरिस्टोटल टेक्स अप द ऑब्जेक्शंस ऑफ द प्लेटो, उन्होंने लिए इनके सारे इतराज़ात वन बाय वन एक एक करके, एंड जस्टिफाइज पोइट्री के बारे में राय रखी मॉरली कि उसके अखलाकी तौर पर, इमोशनली, उसके जज्बाती तौर पर, एंड इंटेलेक्चुअली और दानिशवाराना तौर पर। तीनों उन्होंने उठाए, तीनों पॉइंट प्लेटो ने अगर बताए हैं कि ये कंडेम है, इसकी मजम्मत की है, लेकिन उन्होंने इन्हीं को जस्टिफाइज किया है, इन्हीं पर अपनी राय रखी, तीनों को बारी बारी उठाया है। ही इज़ द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म कैथारसिस, और ये एरिस्टोटल ही है जिसने पहला जो लफ्ज़ उठाया है कैथारसिस का, जिससे हमारे दिल की सफाई, तज़किया नफ्स की सफाई और इंसान के जज्बात जो है वो उभर के बाहर आते हैं। ये लफ्ज़ इन्होंने उठाया इन कनेक्शन विद ट्रेजेडी, और ट्रेजेडी के ताल्लुक के साथ। एंड दिस पार्ट ऑफ द पोइटिक्स इज़ हाईली ओरिजिनल एंड मूविंग, और यही पोइटिक का जो पार्ट जो हिस्सा हम तक पहुंचा है वो बिल्कुल असली और सही चलता हुआ आ रहा है। There is no such corresponding theory in Plato, यहाँ पर प्लेटो की कोई मुशाहबा हमें नज़रिया नहीं मिलता, यानी कैथारसिस के बारे में प्लेटो ने कुछ कहा, हमें ये बात अभी तक नहीं मिली, तो इट्स मीन कि ये इन्होंने थ्योरी पेश की है। The theory of catharsis enables Aristotle to demonstrate the healthy influence with poetry. अब ये जो थ्योरी है कैथारसिस का जो नज़रिया है वो हमें इस काबिल बनाता है कि एरिस्टोटल को देखें, उसको डेमोन्स्ट्रेट करें कि उसने एक सेहतमंदाना तासुर दिया है शायरी के साथ, सेहतमंदाना तासुर दिया है। विच पोइट्री इन जनरल, अगर देखा जाए कि शायरी जो कि है आम, एंड ट्रेजेडी इन पार्टिकुलर, और किसको, अलमिये को ख़ास, एक्सरसाइज ओवर द इमोशंस, जिन्होंने जज्बात को जारी रखा है। एरिस्टोटल को अगर देखें तो उन्होंने एक हेल्दी इन्फ्लुएंस दिया है कैथारसिस से, अपनी कैथारसिस की थ्योरी से, किसके साथ, पोइट्री इन जर्नल एंड ट्रेजेडी इन पार्टिकुलर, इन दो पॉइंट्स को, पोइट्री और ट्रेजेडी, पोइट्री में ट्रेजेडी, इसको उन्होंने खसूसी तवज्जो दी है, और इसके साथ उन्होंने अपने पॉइंट्स को क्लियर किया है कैथारसिस के बारे में कि कैथारसिस किस तरह से ह्यूमंस को अटैच करती है और ह्यूमंस इससे इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो करैक्टर के अंदर डूब ही जाते हैं। और ये जो पोइटिक ट्रूथ जो आते हैं उनके, जो हमें आगे मिलते हैं, इंसान के जज्बात जो बंधे होते हैं, इंसान जज्बात से बंधा होता है, वो दूसरे का जज्बात देखता है, फिर वो महसूस करता है कि शायद ये मेरी अपनी ही फीलिंग्स हैं, इनको उन्होंने कैथारसिस से जाहिर करना होता है पिटी और फियर पैदा करने के बाद। प्लेटो आगे क्या कहते हैं, प्लेटो टुक अप द स्केप्टर ऑन बिहाफ ऑफ फिलॉसफी, क्योंकि उन्होंने तो ये सारे स्केप्टर्स जो उठाए थे, ये सारे अज़ा उठाए थे, सारे सुल्तानी अज़ा उठाए थे, जैसे वो सुल्तानी डंडे होते हैं, जैसे शैतान के हाथ में स्केप्टर था, हमने पैराडाइज लॉस्ट में ये वर्ड यूज़ किया, ऐसे ही उन्होंने ये शाहाना और मालकाना किस्म के जो अंदाज़े उठाए, किस वजह से उठाए, फ़िलासफ़ी की वजह से आए, फ़िलोसॉफ़ी की वजह से उठाए, फ़िलासफ़ी की वजह से उठाए उन्होंने। एंड हिज पर्पस, और उसका मकसद क्या था, वाज टू शो कि दिखाए डैट फ़िलासफ़ी इज़ सुपीरियर टू पोइट्री, कि फ़िलासफ़ी बहुत आला और बरतर है शायरी से, एंड सो फ़िलासफ़ी मस्ट रिप्लेस पोइट्री इन द स्कूल्स, लिहाजा स्कूलों से शायरी को निकाल कर फ़िलासफ़ी को तब्दील करके वहाँ रख देना चाहिए। एरिस्टोटल ऑन द अदर हैंड, उन्होंने दूसरी तरफ क्या किया, टुक अप द स्केप्टर ऑन बिहाफ ऑफ पोइट्री, उन्होंने शायरी के हक़ में अपना अज़ा उठा लिया, उन्होंने शायरी के हक़ में अपने हकूक़ को ज़ाहिर करने के लिए
उसकी हिमायत की, एंड इफ़ेक्टिवली और मुतासिर कुन अंदाज में ब्रॉट आउट इट्स सुपीरियरिटी, और बड़े मुतासिर कुन अंदाज में उन्होंने इसकी आला और बरतरी, आलापन इसको सामने दिखाया। इन हिज व्यूज़, उसके ख्यालात में पोइट्री इज़ टू बी प्रेफर्ड, पोइट्री को दूसरों से बढ़तर समझा जाना चाहिए, टू बोथ हिस्ट्री एंड फिलोसफी। चलो जी, उन्होंने हिस्ट्री और फिलोसफी दोनों को ही कहा कि पोइट्री इससे ज़्यादा प्रेफर्ड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा समझी जानी चाहिए, बढ़तर समझी जानी चाहिए। प्लेटो रिगार्डेड द इमोशंस एज अनडिज़ायरेबल, उन्होंने तो कहा कि ये जो जज्बात के हवाले से उन्होंने कहा ये अनडिज़ायरेबल हैं, इनकी तो कोई बात ही नहीं करनी चाहिए, इनकी कोई ख्वाहिश ही नहीं रखनी चाहिए कि इनकी इमोशंस के। सो ही एडवोकेटेड देयर रिप्रेशंस, लिहाजा उन्होंने हमायत की कि इनको जबर से दबा दो, जज्बात को दबा दो। एरिस्टोटल ऑन द अदर हैंड स्ट्रेस्ड, उन्होंने दबाव दिया द नीड फॉर इमोशनल्स आउटलेट्स, के जज्बात बाहर आए, जज्बात का निकास हो। इमोशंस में बी कंट्रोल्ड, उन्होंने बोला ठीक इमोशन जज्बात को काबू पाया जा सकता है, एंड गाइडेड और रहनुमाई दी जा सकती है, बट दे मस्ट नॉट बी सप्रेस्ड, लेकिन उन्हें दबाया नहीं जा सकता। फ्रॉम वट एवर एंगल वी कंसिडर, जिस मर्जी जाविये से हम ये देख लें, प्लाटो एंड अरिस्टोटल इन दोनों को मास्टर एंड पीपल, शागिर्द एंड उस्ताद, दे स्टैंड पोल्स अपार्ट, तो वो लगते हैं दो सुतून अलग अलग। दे वर रिडिकल डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू माइंड्स, और इन दो दिमागों के दरमियान असली फ़र्क है। रिडिकल होता है बुनियाद परस्त और असली, और बुनियाद परस्ती वही लगा ले तो इनके कितने पॉइंट्स एक दूसरे से डिफरेंट है, तो असली डिफरेंट है, बुनियाद से ही डिफरेंट है। एंड आउट ऑफ दिस डिफरेंस, और इस डिफरेंस से बाहर अगर देखें, केम द मोस्ट फॉर्मिडेबल असल्ट ऑन पोइट्री, तो क्या देखते हैं कि जनाब एक डालता है, जो होता है फॉर्मिडेबल असल्ट होता है खौफनाक चढ़ाई कर देना, एक ने तो खौफनाक किस्म की चढ़ाई कर दी शायरी पर, एंड आल्सो द मोस्ट इफ़ेक्टिव डिफेंस ऑफ इट, और दूसरे ने क्या किया, उसका बड़ा ही मुतासराना तरीके से दिफा किया। लेसल्स एब्रेरियन बी, ये एक शख्सियत है जिन्होंने क्रिटिक्स के तौर पर काम किया है। वेरी ब्यूटीफुली समराइजेस, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में लेसल्स जो है इसको समराइज़ करते हैं, किस्सा मुख्तसर बनाते हैं। द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, जो दोनों के मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू थे, ख्यालात थे, ऑफ द टू, इन दोनों के एज फॉलोज, जैसे कि हमने देखे। अब नीचे देखते हैं हमने क्या बताया। अरिस्टोटल्स लाइक द प्रोसीड फ्रॉम रियल टू आइडियाज़, अरिस्टोटल क्या करता है, आगे बढ़ता है हकीकत से आइडिया की तरफ। प्लेटोस फ्रॉम द आइडिया टू रियल, आइडियाज़ टू रियल, तो प्लेटो किसकी तरफ आता है, आइडिया से हकीकत की तरफ आता है। अरिस्टोटल हैड द साइंटिफिक माइंड, अरिस्टोटल का बड़ा साइंसदाना किस्म का दिमाग था। वेयर एज, जबकि प्लेटो हैड मेटाफिजिकल माइंड, प्लेटो का गैर मादी, जो गैर मादी शायरी करने वाले होते हैं, उसका मेटाफिजिकल किस्म का दिमाग था। द नेचर ऑफ प्लेटोज ऑब्जेक्शंस टू पोइट्री इज़ क्वाइट इन अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ हिज फिलॉसफी, उसकी अगर फ़लसफ़ी की नेचर को देखा जाए, उसके फ़लसफ़े की तबीयत को देखें, तो उसने फ़लसफ़े के मुताबिक की है, शायरी के इतराज़ात को ज़ाहिर किया है, एक्रोडेंस के मुताबिक ज़ाहिर किया है। जो फ़लसफ़े की नेचर है उसके मुताबिक उसने शायरी पर एतराज़ात को ज़ाहिर किया। जस्ट एज, उसी तरह एरिस्टोटल्स आंसर टू डैट ऑब्जेक्शंस, उसने जो इन एतराज़ात का जवाब दिया है, इज़ इन अकॉर्डेंस, उसका मुताबिक में, विद द नेचर ऑफ हिज फ़िलोसफी, उसने अपनी फ़िलोसफी के मुताबिक इसके जवाब दिए हैं। दोनों के पास फ़िलोसफी है, उसके अपने माइंड के मुताबिक, उसके अपने माइंड के मुताबिक। उसका एरिस्टोटल का साइंटिफिक माइंड है और प्लेटो का मेटाफिजिकल माइंड है। और ये लेसल्स की थ्योरी जो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कंक्लूजन निकाल रहे हैं। दो
एरिस्टोटल नेवर सेज, उसने ये नहीं कहा, वो नहीं कहता डैट हिज थ्योरी इज़ एन आंसर टू प्लेटो, कि ये उसके नज़रियात जो हैं प्लेटो के जवाब में है। ही नेवर मेंशन प्लेटो इन द पोएटिक्स, उसने पोएटिक्स में तो इसका नाम भी नहीं लिया अपने उस्ताद का। नेवर इवन एल्यूड्स, और ना ही इशारा दिया है टू द प्लेटोनिक ऑब्जेक्शंस, अफलातूनी एतराज़ात की तरफ टू पोइट्री, पोइट्री के लिए। येट हिज होल आर्ग्यूमेंट इज़ एग्जैक्टली प्लान्ड, लेकिन ये वाकई ही सही तौर पर प्लान्ड किया गया है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि ये प्लान किया गया है टू इनवैलिडेट प्लेटोस आर्ग्यूमेंट एट एवरी पॉइंट। इनवैलिडेट होता है गैर मौसर बनाना, बातिल साबित करना, कल अदम करार देना, ख़त्म करना। इनवैलिडेट प्लेटोस आर्ग्यूमेंट एट एवरी पॉइंट, हर लिहाज से उसने प्लेटो के बहस मुबाहसे को, इल्ज़ामात को जो उन्होंने पोइट्री पर लगाए, उन्होंने उसे इनवैलिडेट किया है, मनसूख किया है, कल अदम करार दिया है। इट सीम्स अ पैराडॉक्स, ये तो एक पैराडॉक्स लगते हैं। पैराडॉक्स क्या आता है? उल्टी बात करना। ये वैसा ही लग रहा है, वो सीधी बात है, ये उल्टी बात है, एक सीधी बात है, दूसरी उल्टी बात है। ये पैराडॉक्स ही है टू प्लेटो, प्लेटो के लिए। हु इन हिज यूथ, जो कि अपनी जवानी में हैड डन एग्जीक्यूजिट थिंग्स इन पोइट्री, जो कि अपनी जवानी में एग्जीक्यूजिट और शानदार किस्म की चीज़ें पोइट्री में कर चुका था। एंड इन हिज मैच्योरिटी, और उसकी अक्लमंदी जो थी, उसकी बलूगत में, हैड सच परफेक्ट कमांड ऑफ लिटरेरी आर्ट, और वो अपनी जवानी तक आते आते आर्ट पर, लिटरेरी आर्ट पर, इस अदब पर उसकी बड़ी महारत हासिल हो गई थी। ही कुड प्रेजेंट हिज फिलोसफी इन वर्स, वो अपनी फ़िलोसफ़ी को इन वर्स पलटाता है, ठीक है, उल्टा कर देता है अपनी फ़िलोसफ़ी को और पेश करता है। हाउ सच अ मैन कुड कंडम, तो किस तरह एक आदमी कंडम कर सकता है, शायरी की मजम्मत कर सकता है। वेयर एज एरिस्टोटल, और जहाँ पर एरिस्टोटल को देखें, हुज वर्क कैन scarcely be called literature at all, और इसका तो काम ही शाज़ो नाज़र लिटरेचर कहलाता है। डायरेक्टेड ले जाता है हमें द फुल फोर्स ऑफ हिज फिलोसफी, पूरी कुव्वत के साथ उसकी फ़िलोसफी की तरफ, फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ पोइट्री, के किस तरह उसने पोइट्री की जस्टिफिकेशन की है, पोइट्री के लिए अपने जवाज़ात रखे हैं, अपने जायज़ राय रखी है। इन दोनों पर हमने आज डिस्कस की। इसके साथ हम हमारे पोइट्री के नेक्स्ट लेसन्स में आएंगे, और साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपके सब्सक्रिप्शंस का, आपके व्यूज़ का और लाइक करने का। थैंक्स अ लॉट।